राजेश जी कृषि विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे। घर में पत्नी, 6 बेटियां और एक बेटा था। बेटा विजय सबसे छोटा था। बेटे की चाह में 5 बेटियां हो गईं। वो जमाना भी ऐसा था, अगर बेटा इकलौता हो तो वंश बढ़ाने के लिए उसके एक बेटे का होना तो बहुत जरूरी होता है, भले ही खाने और पालने के लाले क्यों न पड़ जाएं। ऐसी धारणा हुआ करती थी लोगों की। खैर, राजेश जी कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते थे। शहर में नौकरी होने की वजह से पत्नी, बच्चों सहित आगरा शहर में किराए पर रहने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के कुछ खेत बेचकर आगरा में 100 वर्ग गज जमीन लेकर अपना छोटा सा मकान बनवा लिया राजेश जी ने। सभी बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं। राजेश जी शाम को नौकरी से पैदल ही थके हारे घर आते थे, ये सोचकर कि आने जाने के 30 रुपए बच गए तो बच्चों के खाने के लिए कुछ लेता चलूंगा। पसीने से तरबतर घर आते तो अपना थैला खूंटी पर टांग देते और चर चर आवाज करने वाली कुर्सी पर बैठ जाते। एक बेटी तुरंत पानी ला कर देती, दूसरी शिकंजी लाती, कोई हाथ वाला पंखा हाँकती। राजेश से कितना मना करते पर बेटियां नहीं मानती। हट करके कहती, हमारे पापा हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम पापा को हवा भी नहीं कर सकते। राजेश जी मुस्कुरा भर देते। छोटी सी उम्र में राजेश जी के बच्चे बहुत ही परिपक्व हो गए थे। कभी आपस में नहीं झगड़ते, न किसी चीज की जिद करते। कोई इतवार राजेश जी का खाली नहीं जाता जब वो अपनी बेटियों को पेपर दिलाने न ले जाते हों। एक दिन भी छुट्टी में आराम नहीं करते। ऐसे ही एक शाम राजेश जी थके हारे आए और सीधा चारपाई पर जाकर लेट गए। बच्चे और पत्नी सुमित्रा जी एकदम से घबरा गए कि जरूर आज कुछ हुआ है। सभी लोग राजेश जी की चारपाई के पास आकर बैठ गए। अभी भी राजेश जी सोच में और चिंता में डूबे हुए थे। तभी अचानक सुमित्रा जी ने उनका हाथ अपने हाथ में रखकर पूछा, ए जी, आज कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे चिंता में क्यों लग रहे हो? सभी बच्चे एक साथ बोले, पापा बताओ ना, क्या बात है? तभी तीसरे नंबर की बेटी सुम्मी राजेश जी के पैर में चोट का निशान देखकर चीखी, अरे मम्मी, ये देखो मम्मी, पापा की तो चोट लगी है। सब उन्हें ध्यान से देखने लगे। जगह जगह शरीर पर चोट के निशान थे। सुमित्रा जी रोती हुई जल्दी से चोट साफ करके उस पर मरहम लगाती हैं। का हो, अब भी नहीं बताओगे हमें? तुम्हें मेरी और बच्चों की कसम, हमारा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ है? राजेश जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ, मम्मी से कुछ बात करनी है। सुमित्रा, पता नहीं क्या पाप किया है मैंने, इतनी ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, फिर भी कुछ लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। अभी 2 महीने पहले हमारे कार्यालय में एक मुझसे सीनियर बाबू आया है, अशोक। शुरू में कुछ दिन तो सब ठीक था, पर कुछ दिनों बाद मुझ पर दबाव बनाने लगा कि अगर मैंने उसके गलत काम में उसका साथ नहीं दिया तो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। वो 2 नंबर का काम करता है, सारा कार्यालय का माल ब्लैक में बेच देता है। मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई सामान बाहर नहीं जा सकता। उस पर दबाव बनाता है कि तुम्हें भी मालामाल कर दूंगा, बस तुम आंख मूंद कर माल पास करते जाओ। तुम ही बताओ, 20 साल से इतनी ईमानदारी से काम किया, अब सरकार को कैसे धोखा दे सकता हूँ, जिसके सहारे मेरा घर चलता रहा है। पिताजी ने मरते वक्त कसम दी थी, रज्जो, 2 रोटी कम खा लेना, पर बेईमानी का 1 पैसा मत लेना। मेरा ईमान मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने एक पत्र विभाग को भेज दिया, जिसमें इस अशोक का सारा काला चिट्ठा लिख दिया। सुमित्रा जी, ये तो तुमने सही किया, अब तो कुछ नहीं कहता वो मुआ। सुमित्रा, आजकल सब पैसे और पहुंच पर चलता है, इस अशोक की पहुंच बहुत दूर तक है। बच गया, अब तो मुझे और परेशान करता है। एक बार मुझे कार्यालय में ही बंद कर दिया, वो भी तब जब अगले 4 दिनों तक छुट्टी थी। वो तो बंसी वाले की कृपा रही, दिनेश जी अपना खाने का थैला भूल गए थे, सो ताला खुलवा कर लेने आए तो मैं बाहर आ गया, नहीं तो आज जिंदा न होता। सब तरीके अपना रहा है मुझे परेशान करने की। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। जब मैं ऑफिस से निकला तो एक 24-25 साल की लड़की को मेरे पीछे लगा दिया।
वो रास्ते भर मुझे पकड़ती रही और जब मैं जल्दी से अपना भारी थैला लेकर आगे बढ़ने लगा तो अपने कपड़े फाड़कर भीड़ जमा कर ली और चिल्लाने लगी कि मैंने उसकी इज्जत लूटी है। सभी लोग मुझे चप्पल जूतों से मारने लगे। वो तो पता नहीं कहाँ से हमारे पास के विभाग के दीनानाथ जी आ गए। उन्होंने समझाया कि वो मुझे जानते हैं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। इतनी बेइज्जती के बाद मन तो हुआ सुमित्रा कि वहीं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। बस बच्चों का और तुम्हारा चेहरा बार बार सामने आने लगा कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। इतने अपमान के बाद भी आ गया। मैं हार गया सुमित्रा। कल क्या मुंह लेकर जाऊंगा काम पर? सब मुझ पर आरोप लगाएंगे। सरकारी नौकरी न होती तो कब की छोड़ देता। ईश्वर ने अच्छी सजा दी है मुझे ईमानदारी की। राजेश जी फबक कर रोने लगे। तुम कल ऑफिस जाओगे? तुम्हारे साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब देखो तुम मेरा रूप। औरत सिर्फ घर की लक्ष्मी ही नहीं है, दुर्गा काली भवानी भी है। समय पड़ने पर हर रूप दिखा सकती है। अगले दिन अशोक जैसे ही ऑफिस से छुट्टी के टाइम निकला, सुमित्रा जी बन ठन कर अशोक की गाड़ी के सामने आई और मुस्कुराकर अदाएं बिखेरती हुई बोली, मुझे रामबाग छोड़ दोगे क्या? अकेली हूँ, लेट हो रही हूँ, अंधेरा भी हो गया है, प्लीज। अशोक तो वैसे भी एक नंबर का चरित्रहीन आदमी तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आने के लिए बोला। सुमित्रा जी थोड़ा असहज होती हुई बोली, मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। अशोक, अरे आगे ही आ जाइए, बात करते हुए सफर अच्छा कटेगा। सुमित्रा जी चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए आगे बैठ गईं। बैठते ही अशोक उनके गालों पर हाथ फेरने लगा और अश्लील बातें करने लगा। सुमित्रा जी पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थी और गाड़ी का नंबर बता चुकी थी। पुलिस ने गाड़ी रोकी और अशोक को गिरफ्तार कर लिया। सुमित्रा जी ने अपना बयान दिया, इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया, मेरे साथ बदतमीजी की। वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई। कई औरतें भीड़ में से निकलकर सामने आईं और बोलीं, अच्छा हुआ ये आदमी पकड़ा गया, रोज सब औरतों से बदतमीजी करता है। यहाँ तक कि उस झुग्गी बस्ती की औरतों की इज्जत पर भी हाथ डाला। वो बेचारी गरीब थी, कुछ कर नहीं पाई। अशोक के सारे गलत काम पकड़े गए। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सुमित्रा जी ने अपने पति के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया। यह करते समय उन्हें दुख भी हुआ, पर क्या करें, जमाना ही ऐसा है। कई बार अपने साथ हुए अन्याय के लिए साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाने पड़ते हैं। ऐसा कई जगह देखने को मिला है कि अगर अन्याय सहन करते रहो तो वो इंसान गलत कदम उठा लेता है, जिसका खामियाजा उसका पूरा परिवार झेलता है। इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, उसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। जीवन है तो सब है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।